हाँ, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल देखा था, काफ़ी इंट्रोडक्शंस की बातें की थी और इंट्रोडक्शंस में हर एक स्टेप्स को और सभी चीज़ को जहाँ पर हमें लेना है बायोडाटा और उसके विशेष जानकारी के विषय में, वो हम लोगों के लिए एक अच्छा अध्ययन हुआ। यह जो इंट्रोडक्शंस का सेशन होता है, यह एक माहौल होता है, एक माहौल भी बनाना होता है, सहज माहौल, जिसको कहते हैं कि हम लोग आपस से जितना वातावरण जो है सो सहज होगा, जितना सरल होगा, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा और अच्छे वातावरण में ही अच्छा केस टेकिंग संभव है। तो केस टेकिंग के लिए जो वातावरण बनाने की बात आती है, उसके लिए हमें जो प्रयास हमारे तरफ से, अपने डॉक्टर के तरफ से, अपने क्लिनिक के तरफ से जो प्रयास करनी होती है, वो हमें करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं तो उसके प्रति हम एक इच्छा जाहिर करें, हम अपने को बताएं कि हाँ, हम आपसे आपका मदद करना चाहते हैं और इसका स्वागत करें, है ना। स्वागत का भाव होना चाहिए, इच्छा का भाव होना चाहिए और हमारे चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस, लोगों को लेना है और लेने के है तो हमें थोड़ा सा सहज होना होगा, सरल होना होगा और इससे वातावरण में एक पोलाइटनेस आता है, सहज हो जाता है और रोगी अपने दिल की बात को, अपने कष्टों को और भी सहज ढंग से कह पाता है। और जितना सहज ढंग से कह पाएगा उतने लक्षणों में शुद्धता होगी, उतना लक्षण शुद्ध होंगे और लक्षण का शुद्ध होना ही हमारा अभिप्राय है, हमारा उद्देश्य है और हमारा सही जानकारी मिल जाना, संपूर्ण जानकारी मिल जाना। और यह कंप्लीटनेस तभी संभव हो पाता है जब हम लोग वातावरण सहज। देखिए, टेंशन के माहौल में आप बहुत बातें नहीं बोल पाते हैं, खुल करके नहीं बोल पाते हैं, तो टेंशन का माहौल नहीं होना चाहिए क्लिनिक में। एक होना चाहिए सहज माहौल होना चाहिए, सिंपल माहौल होना चाहिए, पारिवारिक वातावरण, दोस्ताना माहौल होना चाहिए, है ना। तो ये जब आप क्रिएट कर लेते हैं और इसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी कि हम लोगों के साथ में कितने व्यवहारिक ढंग से मिलते हैं, कितने सहज ढंग से मिलते हैं, कितने दोस्ताना रूप में मिलते हैं और कितना परिवार के रूप में मिलते हैं। यह अगर हम लोग आदत बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से केस टेकिंग में आपको सफलता मिलेगी। और यह आदत बन गया तो आपके ज़िंदगी में एक बदलाव आता है जो आप चिकित्सक के कैटेगरी में चले आते हैं। छात्रों, जब हम लोग इंट्रोडक्शंस ले लेते हैं तो कल मैंने बताया कि अब एक दरवाज़ा हमारे सामने में खुला है, एक दरवाज़ा हमारे सामने में खुला है जहां हम अब कुछ नए चीज़ को पाने जा रहे हैं, कुछ नए चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। हमारा शुरुआत हो जाता है हम लोग कुछ नए चीज़ को देखने के लिए, और यह जो है रेडीनेस फॉर गेटिंग समथिंग न्यू, है ना। तो हम लोग उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे स्टेप्स पर, जो कि बहुत वाइटल स्टेप्स कहलाता है, और वह होता है प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, वर्तमान रोग का इतिहास की जानकारी प्राप्त करना। और वर्तमान में के प्रति रोगी बहुत ज़्यादा जागरूक होता है और अपने कष्टों को बताने के लिए उतावलापन भी होता है। वह चाहता है, वो बेचैन होता है, उतावला होता है कि अपने कष्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रोगी को हम बताएं। इसीलिए हमें रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है बोलने के लिए, है ना। केस टेकिंग का जो सेकेंड स्टेप है, प्रेजेंट इलनेस है, वह समय कहलाता है रोगी का समय, है ना। रोगी का समय यानी रोगी को वहाँ पर खुल करके बोलने की छूट होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, जो खुल करके वह बताए। और आपका काम क्या होता है? सुने, है ना। पहले सुने और उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर वह बोलते बोलते रुक जाता है तो उसे और भी बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, है ना। आप इस कैटेगरी, इस बात को समझने के लिए मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि कई एक रोगी ऐसे आते हैं जो नहीं बोलते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, कोई गंभीर व्यक्ति होते हैं, कोई काफ़ी ज़्यादा
बातूनी होते हैं, है ना, कोई आदमी अपने कष्ट में इतने ज़्यादा पीड़ित होते हैं, नर्वस होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपुल आते हैं। लेकिन सभी को समझा बुझा करके अगर आप उसको बोलने के प्रति आकर्षित करिएगा, कष्ट को जब बताने के लिए, तो वह बोलता है। नहीं बोलने वाला रोगी भी बोलता है, और ज़्यादा बोलने वाला रोगी भी अपने विषय पर चला आता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, विषयांतर नहीं होनी चाहिए, है ना, विषयांतर नहीं होनी चाहिए, अपने रास्ता से भटकना नहीं चाहिए। और दूसरा है कि वह बोलना भी चाहिए। दोनों चीज़ को ये स्ट्रेटेजिकली, आप वहाँ पर एक मैनेजर का काम करते हैं, आप एक वहाँ पर लीडर का काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, और उसको बुलवाने के लिए आप मॉनिटर करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यह वहाँ पर होना ये होता है, यह प्रेजेंट हिस्ट्री के समय में। और आप देखिएगा, हम लोग ये कहते हैं कि अगर जिस चीज पर ज्यादा तकलीफ होता है वह पहले निकल करके आता है ना, वह पहले निकल आता है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो अपने याद करके जो जिस पर कम उसको प्रायोरिटी होती है तो धीरे धीरे बताता है। तो हमें अपने कागज कलम पर लेकर के बैठे रहना है, और उसको लिखने के लिए हमें तैयार रहना है। सुन रहे हैं और साथ में लिख भी रहे हैं, है ना। एक नंबर दे दीजिए, पॉइंट नंबर 1, पेशेंट ने पहला कष्ट जो बताया उसको लिख डालिए, उसके बाद में दूसरे कष्ट को लिखिए, तीसरे कष्ट को, जैसे बताते जाता है सीरियल में, उस तरह से आप उसको नोट करते चले जाइए, है ना। कहा जाता है कि इस मौके पे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उसको टोकना नहीं चाहिए। इंटरप्ट करने से क्या होता है, उसके बोलने का जो भाव है, लय है, वह टूट जाता है और दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि उसको नहीं टोके, लेकिन कभी कभी टोकना भी पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं बोलता है तो उसे बुलवाना पड़ता है, तो ये तो टोकने के समान हो जाता है। और ज़्यादा कुछ ऐसी बातें बताने लगता है जो कि रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ भी हमको ट्रैक पर लाना पड़ता है। तो आपको उसको बुलवाना है और एक क्रम में, सीरियल में लिखते जाना है। और लिखते समय में आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो लिख रहे हैं उसमें जगह छोड़ छोड़ करके लिखिए, काफ़ी स्पेस, डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस में लिखिए। और एक लक्षण अगर वो बताते बताते पूरा हो गया तो उसके बाद में थोड़ा सा और भी स्पेस छोड़िए, क्योंकि वो फिल द ब्लैंक्स करना पड़ेगा आपको। जो बातें छूट गई हैं वो जब आपकी बोलने की बारी आएगी तो आप उसमें नोट करना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ पर जगह नहीं छोड़ेंगे तो नोट कहाँ पर करेंगे। मैं बहुत व्यवहारिक बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यह व्यवहारिकता ही आपको आपका कामयाबी का ये लक्षण होगा। आप कामयाब हो सकते हैं जब आप व्यवहारिक ढंग से लिखेंगे। तो मैंने जो अनुभव किया, हम लोग जब जो केस टेकिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग केस टेकिंग करने के समय में जगह छोड़ छोड़ करके लिखते हैं, स्पेस दे करके लिखते हैं, जिससे कि हम लोग को और भी उसमें ऐड करने का, परिवर्तन करने का, जोड़ना घटाना तो पड़ेगा ही समय के साथ में, तो वह हमको मौका मिलेगा जोड़ने घटाने के लिए। तो पेशेंट ने आपको बताया, पहला लक्षण बताया, है ना, उसमें उसने किसी लोकेशन की बात करी, उसने सेंसेशन की बात करी, मॉडलिटी छोड़ दिया, नहीं सब उसको बोला, क्योंकि सेंसेशन से ज़्यादा ये था, बढ़ना घटना से वह ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, नहीं बताया। कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बताता है ऐसा फिर समय में, बहुत समय में। तो ऐसे में हम लोग को जगह छोड़ करके लिखना चाहिए। प्रेजेंट इलनेस जो है सो एक वैसा इलनेस कहलाता है जिससे कि वर्तमान में रोगी महसूस कर रहा है, अभी उसके जीवन में वह लागू है, यही प्रेजेंट इलनेस हुआ, है ना। वर्तमान जो कष्ट हो रहा है उससे और वो उसका हुआ। इसमें दो तरह की बातें होती है, एक मुख्य कष्ट होता है जिसकी प्रधानता होती है, और एक होता है उसका एसोसिएटेड कष्ट होता है, और तीसरा होता है एसेसरीज कष्ट, उसके लगा हुआ। एसेसरीज का मतलब कि एक्स्ट्रा उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो तीन भागों में आपका पूरा वर्तमान इतिहास होगा, है ना। वर्तमान इतिहास जो है सो तीन भागों में होगा। एक मुख्य कष्ट का भाग होगा, दूसरा उसका एसोसिएटेड कष्ट का भाग होगा, और तीसरा उसका एसेसरीज कष्ट का भाग होगा, है ना। प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट्स,
उसके बाद में होता है आपका एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, उसके बाद में होता है एसेसरीज कंप्लेंट्स। छात्रों कई एक जगह पर आपको एसेसरीज की चर्चा नहीं की गई है, इसको एसोसिएटेड जैसा ही मानते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एसेसरीज कंप्लेंट्स वैसे भी होते हैं जो कि रोग के साथ में कोई जुड़ाव नहीं होता है, उसके जीवन शैली से जुड़ा होता है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका मानसिकता उससे है, उसके कॉन्स्टिपेशन बने हुए हैं, बचपन से ही उनकी कॉन्स्टिपेशन की आदत बनी हुई है, तो ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो तो भी प्रेजेंट में है ना। तो ये प्रेजेंट की बातों को नोट करना आपका जो है सो बहुत ये होगा। पहला भाग जो है सो चीफ कंप्लेंट्स, ये कब पता चलता है? मुख्य जो प्रॉब्लम है, मुख्य प्रधान समस्या जो है वह कब पता चलता है? कभी कभी शुरू में पता चलता है और अधिकांश समय में आपको पहले बात में ही पता चल जाएगा, लेकिन कुछ रोगी ऐसे होते हैं प्रधान कष्ट अभी नहीं बताते हैं, वो बताते भी नहीं है ना, बताते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको शायद उस प्रधान कष्ट के विषय में जिस पर कि वह सारा कष्ट आधारित है, प्रधान कष्ट को तो हम लोग उसी को कहेंगे ना जिस पर कि अन्य सभी कष्ट आधारित हो, जिस पर कि अन्य सभी कष्ट आधारित हो। चीफ कंप्लेंट है वह सेंट्रल फैक्टर है, सेंट्रल यह है, केंद्र बिंदु है रोग का, और वह जो है सो रोगी को प्रभावित करता है। ये जो और उसके साथ में एसोसिएटेड कंप्लेंट्स भी आते हैं। एसोसिएटेड कंप्लेंट्स जो आएंगे तो अपने आप में उससे जुड़ा हुआ होगा या उससे थोड़ा सा भिन्न भी होगा, है ना, जुड़ा हुआ होगा और उसके कॉन्कॉमिटेंट के साथ में मिलता जुलता होगा। कॉन्कॉमिटेंट में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जो है सो साथ साथ आ रहा है या अल्टरनेटिंग स्टेट्स में आ रहा है या एक पैरोक्सिमल स्टेट्स में आ रहा है ना। अल्टरनेटिंग स्टेट्स में आता है, कोई एक आया तो दूसरे आया, है ना, अल्टरनेटिंग स्टेट इसको बोलते हैं, साथ साथ आया। तो ये आपको एसेसरीज के साथ में आपको एसोसिएटेड के साथ में आपको जानकारी मिलता चला जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इकट्ठा करते चले जाते हैं। आपने पहला को नोट किया, है ना, उसके बाद में पेशेंट बोलते बोलते आगे चला तो दूसरा कष्ट को चला आया, फिर बोलते बोलते वह तीसरे कष्ट आ गया, उसके बाद में चुप हो गया या चौथे कष्ट के बाद में किसी न किसी जगह पर उसका जो है सो एक फुल स्टॉप हो जाता है, नहीं बोलता है ना। इस समय में आपका काम होता है आपको पूछना चाहिए और क्या, और कोई कष्ट है, और कोई कष्ट है, आपको बार बार उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रोग जो कष्ट होते हैं वो पेशेंट सोचता है कि इसका तो रोग हमको जरूरत नहीं, वो आदी हो चुका होता है, उससे हैबिचुएटेड हो जाता है और उसको कष्ट नहीं समझता है ना। तो हम लोग याद दिलाने का काम करना है, याद दिलाने का काम करेंगे तो आपको उसका हैबिचुएटेड सिम्टम्स भी आपको पता चल जाएगा और वह उसको आपको लेना जरूरी है। टोटलिटी का पार्ट है ना, वो दो चीज होता है, टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कि सहन शक्ति, और इनटॉलरेंस का मतलब जिसमें कि सहन शक्ति नहीं होती है। तो सहन शक्ति, जिसमें जो सहन शक्ति नहीं होती है उसको पहले बताता है, और जिस कष्ट के लिए सहन शक्ति होती है उसको नहीं बताता है या बाद में बताता है, ठीक है ना। तो नहीं बताने, बाद में बताने, इस सभी के बीच में आपका एक समय होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोगों को नोट करते चलेंगे। जब पेशेंट बार बार आपने याद दिलाया, बार बार याद दिलाया और वह आगे बढ़ते चले गए, तो एक समय आता है जहाँ कि आपको जहाँ करके आपको अब लगता है कि अब इसका काम पूरा हो गया, अब यह नहीं बोलेगा। एसोसिएटेड भी हो गया, एसेसरीज भी आपने इकट्ठा कर लिया, ये तीनों स्टेप्स को आपने फुलफिल कर लिया, तो अब लगता है कि रोगी नहीं बोलेगा, अब आगे हमको हमारा काम आता है। हमारा काम दो स्टेप में होता है, एक वर्बल इंटरप्रिटेशंस और कंप्लीटनेस ऑफ द सिम्टम्स को कंप्लीट पूरा करने के लिए इसको कंप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उसको कहते हैं। उससे अब हम लोग एक एक बिंदु पर जाते हैं और एक एक बिंदु पर यह काम पहले नहीं करेंगे, पहले करने से उनके विचार के श्रृंखला को हम लोग तोड़ देते हैं।
अब बाद में जब उनके विचारों का पूरा बाहर आ जाता है तो हम लोग अब उनके एक एक करके पॉइंट को टिकअप करते हैं। अब जैसे बताया कि डॉक्टर साहब हमको पेट में दर्द हुआ था और दर्द होता है और दर्द के समय में पेट में मरोड़ देता है। अभी तो आप जब रोगी सामने में बैठा हुआ है तो आप उस समय में उसको पेट में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन होता है कभी कभी टाइम का, तो आप वो नहीं बताया कि कब होता है दर्द, उसने खाली आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिया, मरोड़ के जैसा देता है, इतने बात बताया। अब आपका काम होगा, अच्छा पेट का जब मरोड़ देता है तो आप क्या करते हो उस समय में, है ना। एक उस समय में आपका रोगी का बिहेवियर क्या होता है, ये ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रोगी जो है तो उस समय में, क्योंकि आप तो देख नहीं रहे ना कि पेट का दर्द हो रहा है, तो रोगी क्या करता है उस समय में, उसको कैसे टॉलरेट करने का कोशिश करता है। जब कोई कष्ट होता है ना हम लोगों को, तो हम लोग पहले उसको सहने की कोशिश करते हैं, उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो रोगी उसको सहने के लिए और उसको बर्दाश्त करने के लिए क्या करता है, ये हमको जान निकालना पड़ेगा। तो वो बताएगा, उस समय में बताता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा तो दर्द नहीं होता है, चुपचाप बैठे रहते हैं तो मेरा दर्द ठीक हो जाता है। चलो एक बात हो गया, है ना, वो बहुत टॉलरेबल है और बहुत ज़्यादा नहीं होता, मीठा मीठा दर्द उठता है। डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हमको लगता है कि पेट को रस्सी से बांध दें और हम पेट को दबा करके बैठते हैं, है ना। तो हम लोग को लक्षण मिलता है बेंडिंग डबल एमोलरेट्स, बेंडिंग डबल एमोलरेट्स, पेट को दबा के बैठते हैं, दांत खींच के बैठते हैं, हाँ, ग्राइंडिंग और प्रेसिंग हिज टीथ ड्यूरिंग द पेन, है ना, दांत खींचते हैं, दांत इतना दर्द होता है कि दांत को पीना, उसका एक्सप्रेशंस को नोट करना चाहिए, है ना, एक्सप्रेशंस को उसको जो दिखा रहा है उसको नोट करना चाहिए, या जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो आपके यह हुआ, जब कष्ट होता है तो उसका एक्सप्रेशन होता है, कैसे दिखलाई पड़ता है उस समय में रोगी का चेहरा, कैसे वो व्यवहार करता है वह, है ना, एक्सप्रेशन और उसका व्यवहार, दो चीज को हम लोग को बहुत ध्यान से नोट करना चाहिए। ये जो है तो आपको सेंसेशन के पास ले आता है, रोगी के सेंसेशन के पार्ट ले आता है, उसके अनुभूति के पास में ले आता है, टॉलरेबल है नहीं टॉलरेबल है, ये जानकारी आपको मिलती है। और उसको टॉलरेट करने के लिए वह क्या प्रयास करता है ना, टॉलरेट करने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए वह क्या प्रयास करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये हम लोग पूछते हैं, अगर उस नहीं बताता है तो उसके पास में बैठे हुए जो व्यक्ति है, उसका जो अटेंडेंस है, उसके साथ में जो आया है, अगर वह उसके बहुत नजदीकी है तो उस समय वो देखा होगा दर्द का, तो उससे हम लोग बात को पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको उसका एक्सप्रेशन जानना जरूरी है, कष्ट में उसका एक्सप्रेशन क्या होता है और उसको रोकने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए क्या होता है। अब देखिए, रोगी एक आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द होता है, आप क्या करते हो उस समय दर्द में, एक तो गोली खा लेते हैं, बड़ा सीधा जवाब है, कॉमन रिप्लाई पेशेंट से मिलता है, तुरंत हम लोग एक गोली खा लेते हैं। उसको अनुभव कहाँ से होगा, उसको तो अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको वहां पर सवाल करेंगे तो उसको कभी कभी ऐसा भी दर्द हुआ होगा जबकि गोली नहीं मिला होगा, तो वो याद करके बताता है कि उस समय हमको ऐसा ये घटना घटती है ना। तो एक्सप्रेशन को नोट किया आपने, क्वेश्चन करके आपने एक्सप्रेशन, या अगर रोगी सामने में उस तरह का देख रहे हैं तब तो आपको एक्सप्रेशन खुद ही देख रहे हो, है ना, खुद ही आपके नजर में आ रहा है। जब खुद नजर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको डिटेल्स में नोट कीजिए, है ना, डिटेल्स में नोट कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, जब कष्ट है तो उस समय दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक कष्ट से संबंधित लक्षण और एक कष्ट से विपरीत लक्षण, कष्ट से संबंधित लक्षण और कष्ट से विपरीत अलग लक्षण। क्योंकि कष्ट से अलग लक्षण जो होता है वह सभी के नजर में नहीं आता है। रोगी बताता है कि हमको उस समय में पैरों में खुजली होने लगता है, हमको पेट में बुलबुलाहट होने लगता है, चेहरे पर लगता है कि कुछ ये हो रहा है, ऐसा कुछ घटनाएं घटती हैं। क्योंकि जब भी कहीं पर कोई घटेगा तो आपको वहाँ पर कुछ न कुछ नयापन दिखलाई पड़ता है, वहाँ पर नयापन दिखलाई पड़ता है, और वह स्थिति जो होता है सो पेशेंट के लिए एक
अजूबा स्थिति होता है और उस अजूबे स्थिति में अपने को सहज बनाने का, अपने को सरल बनाने का प्रयास करता है। अब इतना जानने के बाद में आप और थोड़ा सा कंफर्म होने का कोशिश कीजिए। सेकेंड स्टेप में है सेंसेशन को पढ़ें। आपके रिपोर्टरी में और टाइप्स ऑफ द पेन में और टाइप्स ऑफ द सेंसेशन में बहुत दूरियां हैं। कटिंग पेन है, बर्निंग पेन है, ये स्टिचिंग पेन है, पियर्सिंग पेन है ना, ऐसा लक्षण सब है। तो इरप्शंस में देखिएगा तो उसी तरह से कई एक तरह के इरप्शंस आपको दिखलाई पड़ेंगे। तो हमके जब तक आप सभी के नज़दीक नहीं पहुंच जाइएगा, पेन के नज़दीक नहीं पहुंच जाइएगा, तब तक आपको लक्षण कंप्लीट नहीं होता, सेंसेशन कंप्लीट नहीं होता। बर्निंग पेन है तो कैसे जलता है? रोगी कहता है लगता है जल रहा है डॉक्टर। कैसे जल रहा? आग, बाहर से आग है, हाँ, या भीतर से आग आ रहा है ना? आग जलता है, आग जलता है ना, आग जलता है तो एक भीतर से एक हीट सेंसेशन होता है, जलने का सेंसेशन होता है। और एक जलने का सेंसेशन, अब जलना भी टाइप हो गया, जलना भी टाइप होगा। चुभ रहा है, कैसे चुभता है? एक पिन चुभता है, एक हथौड़ा चुभता है, एक कांटी चुभता है। रोगी आता कहता है डॉक्टर साहब लगता है कि कांटी मेरे सर में घुस रहा है। पियर्सिंग एज इफ ए नेल इज पियर्स्ड इनटू द हेड। दर्द के समय में यह जो है सो हम लोगों के लिए अध्ययन का विषय है। तो ये सेंसेशन को कंप्लीट करेगा। जब सेंसेशन कंप्लीट हो जाते हैं आपका, तो अब आपका काम होता है कि आप उसके मॉडलिटीज पर आइए। और मॉडलिटीज को जब बॉनिगेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू के हिसाब से दो भागों में हम लोगों ने बांटा है। एक टाइम मॉडलिटीज होता है और एक जनरल मॉडलिटीज होता है, ठीक है ना, समय। और हर एक कष्ट के साथ में समय की प्रधानता अवश्य होता है। रात में ही पेट में दर्द होता है, 12 बजे के बाद ही होता है, 1 बजे होता है, 1 बजे रात में होता है, सुबह सो करके उठते हैं उस समय में होता है, शाम को जब पेट बढ़ जाते हैं तब। और जैसे ही माथा, जैसे ही सर बिछावन तकिया पर पड़ता है तो कष्ट बढ़ जाता है। As soon as head touches the pillow, problem starts। है ना, मिला ना ये मॉडलिटी, ये मॉडलिटी मिला। और ये मॉडलिटी जो है तो आपके लिए बड़ा उपयोगी मॉडलिटी होता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू लिए हुए होता है और सिम्टम आपको दवा के बहुत ही नजदीक ले आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू पर हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू को हमेशा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू को। और वह मॉडलिटीज आपको है। तो टाइम मॉडलिटीज को आपने लिया, है ना। टाइम के लिए 2-3 कई एक बात तो मैंने बताया था कि टाइम एक होता है दिनचर्या का समय, माने 24 घंटा का समय, एक होता है महीने का समय, एक होता है साल का समय, और एक होता है आपको ग्रह का समय। पूर्णिमा में, अमावस्या में, ये क्या है? ग्रह का समय है। हर एक पूर्णिमा को कष्ट होता है, हर एक अमावस्या को कष्ट होता है। जैसे जैसे चांद के कले बढ़ते हैं वैसे वैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वेनिंग ऑफ द मून, कष्ट बढ़ते हैं। ये भी टाइम है। तो टाइम को हम लोगों ने देखा, डेली टाइम, दिन का टाइम, दिनचर्या का समय, और उसके मंथ का समय, और उसके साल का समय, और उसका यूनिवर्सल टाइम, और फिर सेलेस्टियल टाइम, ग्रह का समय। सभी से में लक्षण है सर। लक्षण का विस्तार का कमी नहीं है, लक्षण की कमी नहीं है। लक्षण का भंडार लेकर के रोगी बैठता है। लक्षण का हमेशा भंडार लेकर के रोगी बैठता है। भंडार से कैसे निकाले, कैसे, यह आपके कला का, आपके हाथ में है। भंडार से समान है। भंडार में अस्त व्यस्त रखा हुआ है, एक जगह नहीं रखा हुआ है लक्षण, है ना। हम लोग अपने कागज में जब लिखने जाते हैं ना, नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग उसको व्यवस्थित करके लिखते हैं। आपको जगह पर जहां पर लिखना है वहीं पर लिखते हैं। लेकिन रोगी के शरीर में, रोगी के जीवन में वह लक्षण जो है तो बिखरा हुआ है। आपको चुनना है,
लक्षण को आपको चुनना है और को व्यवस्थित करना है। यही काम जो है सो आपका प्रेजेंट इलनेस के समय में बड़ा अच्छा मौका है इस समय में कि आप ये निकाल सकते हैं। तो मॉडलिटीज आपने समय का लिया। उसके बाद जनरल मॉडलिटीज होता है। जनरल मॉडलिटीज को भी हम लोग कई एक भाग में बांट देते हैं। जैसे एक तो होता है कि शरीर के अवस्था पर, शरीर के अवस्था पर कैसा अवस्था होता है, एक चलने वाला अवस्था होता है, एक बैठे रहने वाला होता है, तीन ही ना होता है, चलना बैठना लेटना, चलना बैठना लेटना। तो चलने में कैसा होता है कष्ट, बैठे रहने में कैसा कष्ट होता है, लेटे रहने में कैसा कष्ट होता है। चलते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं तब कष्ट बढ़ता है, तेजी से कष्ट बढ़ता है। बैठे रहते हैं तो उठ करके नीचे से बैठ करके उठते हैं तब कष्ट होता है, या बैठने जाते हैं तब कष्ट होता है ना। लेटे हुए हैं तो लेटे हुए में भी आपको अवस्था है। बाया करवट लेटने से कष्ट बढ़ता है, दाहिना करवट कर लेटने से कष्ट बढ़ता है, चित सोने से कष्ट बढ़ता है, पेट के बल सोने से कष्ट बढ़ता है, सिकुड़ करके सोने से आराम मिलता है। लक्षण ही लक्षण है सर, ये आपके शरीर से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। एक है आपके इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द जो समाने हैं उससे। जैसे कोई आदमी के पास में आता है तो कष्ट बढ़ता है, अकेले रहते हैं तब कष्ट बढ़ता है। ये आपके जो सोसाइटी या लोगों के साथ में। उसके बाद में कष्ट आता है, एक आता है कष्ट आपका जो कि आपके इन्वायरमेंटल रिलेटेड, इन्वायरमेंट वातावरण से संबंधित कष्ट। जैसे हुआ आपका गर्म के मौसम में, ठंडे के मौसम में, बारिश के मौसम में, जब कोई विस्तार चेंजेज इन टेम्परेचर होता है, चेंजेज इन पोजीशन होता है, चेंजेज इन समय होता है, ये सारे चीज को हमें कष्ट लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। ये मॉडलिटी, जो कोई कहता है कि सर मॉडलिटी नहीं है, रोगी भी कहेगा कि नहीं हमको कुछ नहीं होता, हमेशा रहता है। लेकिन जब आप पूछने जाओगे, जब आप उससे पूछोगे तो हमेशा वाली बात खत्म हो जाएगी, हमेशा वाली बात खत्म हो जाएगी। आपको निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि इतना मैंने मॉडलिटी बता दिया। जनरल मॉडलिटी को कई एक भाग बता दिए, टाइम मॉडलिटीज के भी मैंने कई एक भाग बता दिए, और कहीं ना कहीं पर जाकर के मॉडलिटी होगा और मॉडिफिकेशंस होना, परिवर्तन होना, लक्षणों में उतार चढ़ाव को होना, यह निश्चित होता है। क्योंकि आपका शरीर पत्थर का नहीं बना हुआ है, शरीर जो है सो पत्थर का नहीं बना हुआ है, शरीर लोहे का नहीं बना हुआ है। शरीर में इलास्टिसिटी है और किसी भी प्रभाव को सहने पर उसकी क्षमता के हिसाब से सहता है, और क्षमता के विपरीत जाएगा तो मॉडलिटी यहाँ पर उत्पन्न होगा। क्षमता के अनुकूल होगा तो एम्ब्लोरेशंस होगा, और कैपेसिटी के बाहर जाएगा तो एग्रीवेशंस होगा। तो ये मॉडलिटी क्या बता रहा है? मॉडलिटी आपके लाइफ के स्ट्रेंथ को बता रहा है, शक्ति को बता रहा है। आप कितना सह रहे हो, आप कितना नहीं सह पा रहे हो, अग्रवेट करा। जरा सा घी खाते हैं तो कष्ट बढ़ जाता है, जरा सा घी खाते हैं तो कष्ट बढ़ जाता है, जरा सा पेट में पानी जाता है तो जलन होने लगता है। अरे ठंडा पानी पी रहा है, पेट में जलन हो रहा है। तो सो मेनी मॉडलिटीज आर देयर। सो ये बात को भूल जाइए कि मॉडलिटी नहीं होता है, और इस बात पर विश्वास भी मत करिए कि मॉडलिटी नहीं होता है रोगी में। क्योंकि पूछना है, और नहीं पूछने के अभाव में ही मॉडलिटी आपको नहीं मिलता है। नहीं पूछने के अभाव में आपको मॉडलिटी नहीं मिलता है, पूछने पर तो आपको मॉडलिटी ही मिलेगा। और मॉडलिटी मिला, बॉडी फिजिशियंस ने कहा कि अगर मॉडलिटी मिल गया तो आपको पेशेंट के जीवन का बहुत बड़ा भाग मिल गया, है ना, बहुत बड़ा मिल गया। और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बनाने में मदद मिल गया, चरित्रगत लक्षण बनाने में आपको मदद मिल गया मॉडलिटीज के माध्यम से। तो साथियों, ये मॉडलिटीज का जो इम्पोर्टेंस है, ये होने के बाद में आप आते हैं कन्फर्मिटेंट की ओर में। और ये सब्जेक्ट आप बना लीजिए, जैसे एक लोकेशंस के लिए एक चैप्टर बना लीजिए। लोकेशंस जैसे बताया कि माथा में दर्द होता है, तो माथा छोटा सा एरिया तो नहीं ना है, एक पूरा देश ही होता है माथा। फोरहेड है, ये है ऑसिपिटल रीजन है, वन साइडेड है, राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है,
सो मेनी एरियाज आर देयर, है ना। आंख के ऊपर है, आईब्रो के सेंट्रल पार्ट ऑफ द फोरहेड है, राइट साइड ऑफ द फोरहेड है, लेफ्ट साइड ऑफ द फोरहेड है, सो मेनी एरिया लोकेशंस। मैंने आपको बताया था कि एरिया निकालिए, एरिया निकालिए और वहां पर लोकेशंस को नोट कीजिए, पूरा कीजिए। तो लोकेशंस को आपने पूरा किया, सेंसेशन को आपने पूरा किया और मॉडलिटीज को पूरा किया, तो आपका चीफ कंप्लेंट्स का भाग पूरा हुआ। मैंने अभी बता रहा था कि चीफ कंप्लेंट्स कभी कभी बाद में भी आता है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट जो है सो चीफ कंप्लेंट्स को में कभी कभी वाकिफ नहीं होता है, और वाकिफ होता भी है तो उसको लगता है कि नहीं इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक रोगी आया, कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सफ़ेद दाग है, एक छोटा सा दाग है, छोटा सा बिंदु है, छोटा सा बहुत छोटा सा बिंदु है, सफ़ेद दाग है। तो वो देख रहा है कि सफ़ेद दाग यहाँ पर है। अब वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपको लगता है कि ये तो बहुत मामूली चीज़ है, ये सफ़ेद सभी मैक्सिमम लोगों के हाथ में एक छोटा न कहीं कोई दाग होता है, तो इसका क्या महत्व है, लेकिन उसकी प्रधानता दे रहा है। क्यों दे रहा है? उसका सबसे जो चीफ कंसर्न है, उसका सबसे बड़ा समस्या क्या है, यह दाग उसके जिंदगी का दाग न बन जाए, उसके परिवार का दाग न बन जाए। समस्या कहाँ पर है? परिवार। समस्या कहाँ है? जिंदगी, है ना। तो चीफ कंप्लेंट्स है अबाउट द लाइफ, अबाउट द फैमिली, है ना। ये कंसर्न कहाँ पर वह है, वह उसका समस्या है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी जो चीफ कंप्लेंट्स बाद में दिखलाई पड़ता है। अब एक रोगी देखिए बहुत ही बन ठन करके संवर करके आए, और उसके साथ में उसके सर में काफ़ी माइग्रेन का दर्द था, माइग्रेन हेडेक, काफ़ी भयंकर दर्द था। और जब वह क्लिनिक में इंटर की उस समय भी दर्द था। दर्द को हम लोग चेहरे पर देख रहे थे, दर्द को चेहरे पर देख रहे थे। चेहरे का थोड़ा सा एक टेंशन था, थोड़ा सा दर्द के जैसा था। रोगी थोड़ा सा, उसको हम लोग देख करके कोई भी कह सकता है कि यह रोगी दर्द से पीड़ित है। अब लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य की बात था, उसके दर्द से पीड़ित होने के बाद भी उसका ड्रेसिंग जो था इतना सजा सजाया हुआ था, इतना व्यवस्थित था। उसके कान, उसके सजने का तरीका जैसे कि कोई फैशन शो में जा रहे हैं। दर्द के साथ फैशन शो, ऐसा कभी आपने सुना? ऐसे रोगी भी आते हैं, दर्द के साथ में फैशन शो में आ रहे हैं, दिखलाने के लिए कि मेरा अपना बहुत ज़्यादा उसको दर्द है, लेकिन उसको ये बात का सबसे ज़्यादा चिंता है, इस दर्द में मेरा अपीयरेंस जो है, मेरा जो प्रकटीकरण है, लोग इसको देख ना पाएं, और इसके लिए वह काफ़ी अपने आप को ड्रेस्ड वेल ऑर्नामेंटल सारा चीज़ के साथ में सज धज करके, बड़ा अच्छा लक्षण मिलता है ये इस तरह के अपने concerned anxiety about the appearances, fastidious about the appearances। नक्स भूमिका है, पल्सेटला है, अब इससे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आपको appearances से रिलेटेड ये होता है। तो आप रोगी को जब देखा तो आपने अगर इस बात को खाली उसके सर का दर्द को देखते रहे, उसके कपड़े को नहीं देखे उसके कैसा है, अरे दर्द इतना बेहाल है माइग्रेन का दर्द से, कहाँ कपड़ा, कहाँ साड़ी, कहाँ आंचल, कहाँ कान में ये तो ध्यान ही नहीं रहता है हम लोग का, इतना सारा दिमाग सारा वहाँ पर है। लेकिन यहाँ माइंड जो है तो बटा हुआ है, यहाँ माइंड बटा हुआ है। एक माइंड है दर्द पर और दूसरा माइंड है उसके ड्रेस पर, सो डिवाइडेड माइंड है ना। एक इम्पॉर्टेंट हम लोग का लक्षण मिल जाता है ना। माइंड जो है सो ये है, कष्ट भी है और इसके साथ में ये है, इसको चिंता जो है सो मल्टीफेरियस चिंता है, बहुत ज़्यादा बातों का इसके दिमाग में चिंता लेकर के चला है। तो छात्रों, ये जो हम लोगों का चिंता, ये जो है एक्सप्रेशंस, ये बहुत अच्छा मौका होता है चीफ कंप्लेंट्स के समय में उससे इंटरैक्ट करने के लिए, उससे पूछने के लिए, उससे बुलवाने के लिए और सबको क्लैरिफाई कर लेने के लिए।
तो एक एक करके हम लोग इस तरह से करते हैं। उसके बाद में हम लोग चले आते हैं एसोसिएटेड कंप्लेंट्स पर। उसके बाद में हम लोग चले आते हैं एसोसिएटेड कंप्लेंट्स पर, जो साथ में होते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि ये कॉन्कॉमिटेंट है या उसके मेन कंप्लेंट्स के कारण वह स्थिति पैदा है, या कॉन्कॉमिटेंट पता चलता है या मेन कंप्लेंट्स के कारण वह दूसरा लक्षण आया है, या दूसरे लक्षण के कारण मेन कंप्लेंट सुधारित है। हम लोग 3 बात आते हैं एसोसिएटेड कंप्लेंट्स में। उस एसोसिएटेड कंप्लेंट्स के कारण मेन कंप्लेंट टिका है या मेन कंप्लेंट्स के कारण एसोसिएटेड कंप्लेंट्स टिका हुआ है। ठीक है ना। डायबिटीज है और उस समय में उसको थायराइड का भी प्रॉब्लम है, तो थायराइड मेन है, फर्स्ट प्रेफरेंस है या डायबिटीज है। ठीक है ना, चीनी का ये है। तो ये हम लोगों को एसेस करने का जरूरत है और एसोसिएटेड के साथ में आप जोड़ने का कोशिश करते हैं। इसलिए कौन किस पर आधारित है, डिपेंडेंट है, या एसोसिएटेड कंप्लेंट्स में हम लोग परखने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है आपको एसेसरी सिम्टम्स। और हर एक रोगी कोई ना कोई एसेसरी सिम्टम्स लेकर के आता ही है। एसेसरी समझते हैं ना, जैसे आप मोटर कार खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज एसेसरी लेते हैं जो कि जरूरत नहीं भी है, तो ऊपर भी आप मोटर गाड़ी को सजाने के लिए आप कुछ एसेसरीज ले लेते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से होता है एसेसरीज लक्षण भी होता है, वो होता है, लेकिन उसके बिना भी उसका लाइफ चल सकता है, उसका नहीं भी रहता, लेकिन वहां पर रहता इसमें है तो वो उसको मानते हैं, उसमें बीमारी से मदद करता भी है, नहीं भी करता है। ठीक है ना, दोनों बात है, बीमार अवस्था को या उसके हेल्थ अवस्था को, लेकिन पेशेंट के साथ में वह बना हुआ रहता है। इस प्रॉब्लम से वह इंडिफरेंसेस होता है, उदासीन होता है, लेकिन वह चाहता है तभी तो है वहां पर ना। कहेगा कि डॉक्टर साहब है, लेकिन कभी कभी खाना जो है सो ठीक से पचता नहीं है, भूख लगती है। और मैक्सिमम पेशेंट आते हैं, आए दिन कंप्लेन क्या करते हैं, डॉक्टर साहब मेरा पेट में गैस हो गया। गैस होना बहुत सारी बातों पर निर्भर, उसके खान पान पर, रोजमर्रे का जो भोजन है, आज बैगन का सब्जी खा रहा है, कल तो घर भिंडी का सब्जी खा रहा है, कल आलू का सब्जी खा रहा है, कल मसाला ज़्यादा पड़ गया था, आज मसाला कम है, कल नमक ज़्यादा था, ये कम है। तो वह जो चेंजेज आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसके कारण थोड़ा बहुत जीवन में उथल पुथल होना स्वाभाविक होता है कि नहीं। हम लोग सबके अनुभव करते हैं अपने लाइफ में। कुछ गरिष्ठ खाना खा लिए तो रात में खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब सवेरे फोन किया, डॉक्टर साहब हमको आज खाना भूख नहीं लगी थी। आपको समस्या बना रहे, इसको भूख नहीं लग रही है, कोई समस्या हो गया क्या? अरे वो खा लिया था तो भूख कहाँ से लगी, पचाने दो पहले उसको। ठीक है ना, उसको पचाने दो। तो ये सब एसेसरीज है जो कि उसके समझदारी से जुड़ा हुआ होता है, उसके समझदारी से जुड़ा। और अधिकांश पेशेंट जो आएंगे तो वह जब सोचता है कि जब डॉक्टर साहब ही सारा बात को सोच रहे हैं तो मुझे क्यों सोचना, डॉक्टर साहब को बता ही दो, डॉक्टर साहब को बता ही दो। डॉक्टर साहब को बता दोगे तो मेरा काम हो जाएगा, और अगर नहीं भी जरूरत होगा तो डॉक्टर साहब समझ लेंगे। तो इस मकसद से भी लोग एसेसरीज कंप्लेंट्स को बताते रहते हैं। आज उठे थे डॉक्टर साहब, थोड़ा सा यहाँ पर खुजली हो रहा था। कोई मतलब नहीं है, कुछ फतिंगा आया होगा, कीड़ा लगा होगा, इसको ऐसे ऐसे कर लिया, खुजली हो रहा था, उसके दिमाग में बैठ गया। ये हाइपोकॉन्ड्रियक टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं आपको। तो एसेसरी सिम्टम्स जो हैं सो हाइपोकॉन्ड्रियक या बहुत सारे मिक्स्ड होकर के आते रहते हैं, और यह आपके ये अध्ययन का विषय होता है। तो छात्रों, हम लोगों ने आज मेन कंप्लेंट्स को देखने का प्रयास किया है। मेन कंप्लेंट्स में हमने उसको कैटेगराइज करने का सीरियल और उसका जो प्रेजेंटेशंस के आधार पर क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम लोगों ने उसका सजाने का कोशिश किया है अपने रिकॉर्ड में। ठीक है ना, सजाने का कोशिश किया है, और उसके लिए हम लोग ने एक पूरा उसके वर्तमान इतिहास को हमने ले लिया। ठीक है ना, ये वर्तमान जो होता है, हर एक वर्तमान का एक भूतकाल होता है, और हर एक वर्तमान से निकल करके भविष्य काल निकलता है।
हम लोग इस बात को मान के चलते हैं और होता ही है ना। आज जो वर्तमान है कल का भविष्य बनता है, और आज जो वर्तमान है वह भूतकाल का वर्तमान है। तो ये लिंक होता है, और लिंकिंग जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लिंकिंग, और लिंकिंग अगर आप निकालते हैं तो उसके जीवन को एक इतिहास बनाने में और उसका एक पोर्ट्रेट बनाने में, तस्वीर बनाने में आपको मदद मिलता है। हम लोग प्रेजेंट कंप्लेंट्स के बाद में हम लोग यह कोशिश करते हैं, यह जो वर्तमान स्थिति बनी है वह किस पर आधारित है, किन बातों को लेकर के यह ऐसा स्थिति इसके जीवन में पैदा हुआ, किन बातों से यह इतना दुखी इसके जीवन में आ गया। इसका आकलन करना पड़ता है। शायद हम लोग पूरा नहीं जान पाएंगे, हम लोग और भी अध्ययन करेंगे, हम बताएंगे कि पूरा क्यों नहीं जान पाएंगे और कितना हम पूरा जान पाते हैं और कितना अधूरा जान पाते हैं। रोगी से सारी बातें, सारी जिंदगी की बातें आप चंद घंटों में ले पाते हैं, कितना ले पाते हैं, कितना नहीं ले पाते हैं, और किस बात पर निर्भर करता है, इसका भी हमें अध्ययन दिमाग में रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप आसानी से इसको समझ पाएंगेगा। ठीक है ना। तो हम लोग आज इस प्रेजेंट केस टेकिंग को हम लोग आज यहाँ पर समाप्त करेंगे, और कल के दिन हम लोग इसके भूतकाल पर जाएंगे, है ना, इसके पास्ट हिस्ट्री पर जाएंगे। उसका भी इतना ही महत्व है जितना कि प्रेजेंट का। केस टेकिंग में कोई भी चीज़ जो है सो कोई भी चीज़ का नकारा नहीं जा सकता है, सभी का एक महत्व होता है। इस चीज़ का छोटी से छोटी बातों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो छात्रों, ये हम लोग हर एक छोटी छोटी बातों को बड़ी बातों के साथ लेने का जो प्रयास करेंगे वह हमारा केस टेकिंग का विषय होगा, और यही विषय है। और इस विषय को हम लोग एक सहज वातावरण में, गंभीर वातावरण में नहीं, सहज के साथ में एक कॉन्शियस होकर के, चैतन्य के साथ में हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आज इसके साथ मैं आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल के दिन हम लोग फिर चलते हैं अगले पड़ाव पर। थैंक यू एवरीवन।